ओके, सो हम लोग अभी C++ में रेफरेंस वेरिएबल और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले एक बहुत ज़्यादा क्विक रिकैप ले लेते हैं पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। पॉइंटर्स हम लोग डिटेल में फिर से एक बार डेटा स्ट्रक्चर में देखेंगे, थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे पॉइंटर्स। C++ में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिर से पॉइंटर्स का, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए और याद आए कि व्हाट इज़ अ पॉइंटर। तो जनरली अगर आप कोई एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, सपोज इंटीजर a, तो ये क्या करता है, होल्ड्स अ इंटीजर वैल्यू। अगर आपने इंटीजर a डिक्लेयर किया तो ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, इन सिंपल। लेकिन अगर मैं इंटीजर पॉइंटर p डिक्लेयर किया, ये भी तो एक इंटीजर है, लेकिन इसके आगे क्या है, पॉइंटर है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। तो ये किस चीज़ के लिए काम आता है, टू होल्ड्स एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है। सो अगर आप एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो क्या करता है, कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉइंटर लिख दे, स्टार लिख देते हो किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के आगे, तो ये क्या यूज़, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। बट एक चीज़ है कि इंटीजर पॉइंटर इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स का ही एड्रेस स्टोर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर C भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो P है, P कैन होल्ड एड्रेस ऑफ A, P कैन होल्ड एड्रेस ऑफ A, बट देखो P कैन होल्ड एड्रेस ऑफ A, बट P कैन नॉट होल्ड एड्रेस ऑफ C। ठीक है। P क्या कर सकता है, A का एड्रेस स्टोर कर सकता है, बट P C का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। क्यों ऐसा, क्योंकि P यानी जो पॉइंटर है, पॉइंटर और वो किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उन दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंटर P का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और यहाँ पे A का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो पॉइंटर P कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ A वाइल P का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, एंड C का डेटा टाइप का कैरेक्टर। सो P कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ A बट P कैन नॉट होल्ड द एड्रेस ऑफ C। सो आई होप बेसिकली ध्यान आया होगा। और अगर आपको आप A इक्वल्स टू डायरेक्ट 45 लिखते हो तो इट इज़ अलाउड, इट इज़ कम्प्लीटली अलाउड। बट अगर आप वैल्यू असाइन करते हो, बट इफ़ यू असाइन डायरेक्ट वैल्यू टू अ पॉइंटर, इट इज़ नॉट अलाउड। यानी अगर आप एक पॉइंटर वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते हो तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ P इक्वल्स टू 78, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। ये क्या आपको कंपाइलर एरर दे देगा कि भैया ऐसा थोड़ी होता है, आप डायरेक्ट पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू नहीं दे सकते। तो मैं पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू किस तरह से असाइन करता हूँ, तो एक सिंपल सी चीज़ है, पॉइंटर वेरिएबल को अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आपको कंपलसरी क्या है, उसको एड्रेस ही देना पड़ेगा, और किसी वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा। ऐसा वेरिएबल जो एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जानने के लिए हमारे पास कौन सा, एक एन% ऑपरेटर था। ठीक है। किसी भी आपके वेरिएबल का एड्रेस जानने के लिए आपके पास क्या है, एक n% ऑपरेटर है। तो n% ऑपरेटर क्या करता है, तो भैया n% ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल। तो n% ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ अ गिवन वेरिएबल। सो व्हाट डज दैट मीन्स, तो भैया P इक्वल्स टू, मैं सीधा A नहीं लिख सकता, मैं P इक्वल्स टू डायरेक्ट 45 नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू n% A। तो यहाँ पे जो n% A है, दिस विल रिटर्न द वैल्यू, so this will return the address of A, and that address will be stored in pointer P. Okay, so n% A का रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ A, और वो जो एड्रेस है वो रिटर्न किस में होगा, P में। सो आई होप थोड़ा बेसिक याद होगा। अब इसके बाद फटाफट थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल टाइप का देख लेते हैं।
एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते तो दिमाग यादें ताज़ा हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिक्लेयरिंग एन इंटीजर a, फिर आई एम डिक्लेयरिंग इंटीजर पॉइंटर p. ओके, नाउ आई एम असाइनिंग a इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू n% a. अभी सपोज हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए a और p, तो मेमोरी पर भी दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए a और p के नाम से, है ना. मेमोरी पर भी दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए जिनका नाम क्या होगा, एक का नाम है a और दूसरे का नाम क्या है p. a एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है लेकिन p है इंटीजर पॉइंटर. तो जस्ट याद रहे, तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि जस्ट एक रिमाइंडर है कि ये एक पॉइंटर है, सादा वेरिएबल नहीं है. एक एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है बट p क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है. तो नाउ अभी मैंने यहाँ पे a को वैल्यू कितनी असाइन की है 5, तो a के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 5. ओ सॉरी, तो जो भी आप वेरिएबल जब भी असाइन करते हो तो हर वेरिएबल को कोई ना कोई एड्रेस अलोकेट होता है. सपोज इसका a को जो मेमोरी का एड्रेस अलोकेट हुआ दैट इज 200 और p को जो एड्रेस अलोकेट हुआ दैट इज 300. नाउ व्हाट इज दिस एड्रेस. तो फॉर एग्जांपल भैया आप कहीं पे भी रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा एलेक्स, तो एलेक्स किसी घर में रहता हो तो उसके घर का कोई एड्रेस होगा. मैं बोलता हूँ जॉन, तो जॉन किसी घर में रहता होगा तो उस जॉन के घर का भी एड्रेस होगा. तो फॉर एग्जांपल XYZ स्ट्रीट, फलानी बिल्डिंग, फुल फ्लोर नंबर दिस फलाना. तो उसी तरह से जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, आपने a वेरिएबल डिक्लेयर किया तो a वेरिएबल को भी एक एड्रेस अलोकेट होगा. बस डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो नंबर्स होते हैं. कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी का एड्रेस होता है दीज आर नंबर्स. तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट नंबर 5, फिर फ्लोर नंबर 3, फ्लैट नंबर फलाना फलाना नहीं होगा. वहाँ पे आपका एक नंबर होगा एड्रेस. तो ए के लिए हम लोगों ने एड्रेस फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें, वी डोंट नो कि मेमोरी पे क्या अलोकेट होगा, वो रन टाइम पे डिसाइड होता है. तो वी डोंट नो कि एक्चुअली ए का एड्रेस क्या होगा. इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल. मैंने सोचा कि ए का एड्रेस फॉर एग्जांपल 200 होगा और पी का एड्रेस अलोकेट हुआ होगा 300. सो दिस इज आवर अजम्पशन. नाउ अगर आप यहाँ पे देखो तो ए को आपने वैल्यू असाइन की है 5, तो ये जो एड्रेस है इसमें वैल्यू कितनी आ गई 5. ए के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 5. नाउ यहाँ पे p इक्वल्स टू n% है. और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा n% क्या रिटर्न करता है, n% एड्रेस ऑफ द गिवन वेरिएबल. तो a का एड्रेस रिटर्न करेगा n%. तो a का एड्रेस कितना है भैया, तो a का एड्रेस है यहाँ पे 200. a का एड्रेस कितना है, देखो a का एड्रेस कितना है 200. तो p में वैल्यू कितनी चली जाएगी 200. p में वैल्यू कितनी चली गई 200 वैल्यू चली गई. सो नाउ ए के अंदर वैल्यू कितनी 5, पी के अंदर वैल्यू कितनी है 200. तो अब कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस. तो एक बार वीडियो पॉज करना और एक बार आंसर ट्राई करना, इसका आंसर देने की कि इनका आंसर क्या आएगा. ठीक है, ईमानदारी से वीडियो पॉज करके ट्राई करना. नाउ देखते हैं. तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ a. मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा हूँ नॉर्मली a. तो इसका आंसर क्या आएगा, a का आंसर कितना है आपका, जब भी आप a प्रिंट करोगे तो आंसर क्या आएगा 5. फिर यहाँ पे n% है, n% याद रखना क्या रिटर्न करता है एड्रेस. तो a का एड्रेस क्या है 200. तो n% a विल बी रिटर्निंग 200. नाउ दैट इज p. p के अंदर वैल्यू अभी देखो यहाँ पे p की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी p सिर्फ p लिखा है ना, आगे पीछे कुछ भी नहीं है. तो p क्या रिटर्न करेगा, द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड p. तो वैल्यू की p के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर्ड है 200. तो नाउ n% p, देखो अब सिर्फ p नहीं है, क्या है n% p, और n% हमेशा का रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ द गिवन वेरिएबल. तो n% p का रिटर्न करेगा p का एड्रेस. तो p का एड्रेस कितना है 300.
अब पॉइंटर पी, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा। तो पॉइंटर पी मतलब क्या, पॉइंटर और वैल्यू एट पी, तो वैल्यू एट पी कितनी है, पी के अंदर वैल्यू कितनी है 200, तो पॉइंटर 200 मतलब क्या, ये सर्च करेगा आपकी पूरी मेमोरी को और देखेगा कि 200 एड्रेस क्या है। पॉइंटर क्या करेगा, 200 के एड्रेस को सर्च करेगा आपका कंपाइलर और देखेगा कि 200 के अंदर वैल्यू क्या है और वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अगर आप देखने जाओ तो पहले मैं पूरी जगह ढूंढ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और अचानक मुझे क्या मिला, ये रहा मेमोरी एड्रेस 200 मेरे को चाहिए था, पी के अंदर वैल्यू कितनी है 200, तो 200 के ऊपर मैं गया, ये रहा मेमोरी एड्रेस 200, हाँ भाई ये एड्रेस 200 है, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 5, सो आई विल बी प्रिंटिंग 5। सो आई होप दिस वाज अ क्विक इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स, थोड़ा याद आ गया होगा। ये आपका था सी में, सी प्लस प्लस में कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ सी आउट लिख दो, सी आउट ए, सी आउट n%, इस तरह से सी आउट पी, सी आउट n%p, सी आउट पॉइंटर p एंड एवरीथिंग इज सेम। ओके, प्रिंटफ की जगह खाली सी आउट आ गया। सो आई होप पॉइंटर एक क्विक रिकैप मिल गया होगा, पॉइंटर बेसिक्स याद आ गया होगा। ओके, नाउ टू गेट बैक टू रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट थे, थोड़ी एक बार देख लेते हैं। पॉइंटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है रेफरेंस वेरिएबल पढ़ने के लिए। नाउ रेफरेंस वेरिएबल 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा चुका है आपके एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल, तो उसको स्किप मत करना। तो देखो पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते थे कि भाई पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते थे, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते थे, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते थे, बट रेफरेंस वेरिएबल थोड़ी सी डिफरेंस सी चीज़ है, ठीक है। इट इज़ एन एलियास to an exist so what is the reference variable? Reference variable is an alias to an existing variable। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मैंने 2 वेरिएबल लिए, इंटीजर a, b, और इन दोनों का मेरे को जो टोटल होगा वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरे को दोनों का जो एडिशन है a प्लस b मुझे सम में स्टोर करवाना चाहिए। अब आप में से कोई आए, शायद वो बोलता कि नहीं सर TOT में स्टोर करवाना चाहिए, इसका सम नाम नहीं होना चाहिए, TOT नाम होना चाहिए। कोई आके बोलता टोटल होना चाहिए, ठीक है। तीनों सम, टोटल, TOT, ये तीनों सेम ही चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं। सम का मतलब भी भाई एडिशन है, टोटल का मतलब भी एडिशन है। हाँ, कोई आके बोलता है ADD होना चाहिए, इनका जो एडिशन स्टोर ADD में होना चाहिए। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अभी फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लें, चलो। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, स्ट्रक्चर या क्लास टाइप का, जिसका नाम मैंने स्टूडेंट दे दिया, तो अब ये वेरिएबल का जो नाम है हो सकता है आपको लंबा लगे कि भाई बहुत लंबा लेंदी नेम है, तो आपने std कर दिया, बट स्टूडेंट और std दोनों सेम ही होना चाहिए। मैं स्टूडेंट लिखूँ तो भी स्टूडेंट एक्सेस होना चाहिए और std लिखूँ तो भी std एक्सेस होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसको दूर करने के लिए C++ ने इंट्रोड्यूस किया रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल का एग्जाम्पल देखते फिर समझते एक्चुअली रेफरेंस वेरिएबल है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर a डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक इंटीजर a डिक्लेयर किया और उसको मैं वैल्यू दे दूँ 45। मैंने एक इंटीजर a वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको मैंने वैल्यू दे दी क्या 45। अब मैं दूसरा इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर b इक्वल्स टू, लेकिन b के आगे क्या लगा दिया n% a, ठीक है। अगर आप आगे n% लगाते हो तो ये क्या हो गया एड्रेस ऑपरेटर, तो b में क्या स्टोर हो जाता है। सपोज आप ऐसा लिखते हो b इक्वल्स टू n% a, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता, पॉइंटर लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि n% a क्या रिटर्न करता है, एड्रेस ऑफ a। क्या रिटर्न करता है, एड्रेस ऑफ a। और b अभी फिलहाल के लिए एट दिस मोमेंट क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। तो एड्रेस ऑफ a b स्टोर कर पाता नहीं, तो हम लोग क्या लिख देते थे, पॉइंटर। तो दिस वॉज अ मैकेनिज्म यूज्ड इन पॉइंटर। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, n% हम लोग
लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, n% हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, तो यानी इंटीजर n% b इक्वल्स टू a हमने लिखा है, इंटीजर n% b इक्वल्स टू a लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो b हम लोग है ना, b नाम है ना, वो a को असाइन कर रहे हैं, अलियास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी और माही, तीनों दिन एक ही बंदे के नाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया भैया आपका MS धोनी। अब कुछ लोग उसको बोलते हैं भाई माही, तो n% b क्या हो गया, माही। तो दोनों वेरिएबल सेम है, बस दोनों का नाम क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब आप प्रिंट कराओगे सी आउट ए और आप कराओ सी आउट बी, तो जो आउटपुट है, हम लोगों ने देखो ए को वैल्यू असाइन की, बी को तो वैल्यू असाइन की नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा 45 ए के लिए और बी के लिए भी 45, दोनों का आउटपुट 45 आएगा। अभी देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं गया और मैंने क्या कर दिया, मैंने ए की वैल्यू कर दी 35, ए की वैल्यू कितनी कर दी 35। अब सी आउट ए एंड बी, ए और बी दोनों को, चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट, 45। अब यहाँ पे भी 35 मैंने कर दी। अब मैंने इसके बाद ए और बी प्रिंट करवाया तो इनका आंसर दोनों की वैल्यू 35 हो जाएगी। अब एक और काम करते हैं, क्या करता हूँ, b इक्वल्स टू 88 कर देते हैं। अब देखो मैंने b की वैल्यू चेंज की, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू चेंज की ना, तो अब मैं जब यहाँ पे सी आउट करूँगा a एंड b, तो यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल है उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 88 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा आई थिंक सो। रेफरेंस वेरिएबल, तो एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो रेफरेंस वेरिएबल क्या है भैया, मैंने ए को ही दूसरा नाम दे दिया, कोई मैंने एक वेरिएबल को दो नाम दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर पॉइंटर देखते थे, पॉइंटर वेरिएबल की बात करूँ तो ये ए होता था और ये होता था आपका बी, ठीक है, और बी वॉज पॉइंटिंग टू ए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फॉर एग्जांपल ए, और यहाँ पे जब आप n% b इक्वल्स टू ए लिखते हो तो इसी का नाम हो जाता है b। तो यानी a और b दोनों सेम मेमोरी को अलोकेट पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप a में वैल्यू चेंज करो या b में वैल्यू चेंज करो, चीज़ तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है पार्थ, ठीक है, अभी उसको शायद लोग जेपी भी बोलते हैं, उसका पेट नेम है जेपी। तो पार्थ, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जेपी प्रेजेंट, तो भाई हाँ जेपी प्रेजेंट है। मैं बोलूँ पार्थ प्रेजेंट, तो मैं बोलूँ पार्थ भी प्रेजेंट। तो दोनों तो एक ही चीज़ हुई ना, चीज़ एक ही है, मेमोरी एड्रेस एक ही है, बस उनके नाम सिर्फ मैंने दो अलग अलग नाम डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, जबकि पॉइंटर में दो अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती थी और एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को पॉइंट करती थी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेफरेंस टाइप एंड अ पॉइंटर वेरिएबल। दूसरी चीज़, अभी यही सेम काम हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5, फिर मैंने ले लिया इंटीजर b, लेकिन n% b इक्वल्स टू a, और मैंने ले लिया इंटीजर n% c इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे जो b है ये a को रेफरेंस कर रहा है और c b को रेफरेंस कर रहा है, यानी अल्टीमेटली तीनों तीन एक ही मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊँ a b एंड c, तो तीनों तीन का आउटपुट क्या आएगा, 5 5 5। अभी मैं c का अगर आउटपुट चेंज कर देता हूँ, c का 45 कर दिया मैंने, तो और मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊँ a b c, तो आउटपुट क्या आएगा, 45 45 45। सो दिस इज आवर रेफरेंस वेरिएबल वर्क। ठीक है, आप सिर्फ एक ही वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हो, आप उनको अलग अलग एलियास से बुला सकते हो, सो दैट कि प्रोग्रामिंग में इजी हो, या आपको शॉर्ट में लिखना हो, या मीनिंग नहीं चेंज करना हो प्रोग्राम का। सो देयर आर मेनी मल्टीपल यूजेस ऑफ अ रेफरेंस वेरिएबल। नाउ रेफरेंस वेरिएबल के कुछ पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ तो एक और, रेफरेंस वेरिएबल याद रखना
कि अ रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज, ठीक है। आ फॉलोइंग स्टेटमेंट जनरेट्स एन एरर, कि अगर हम लोगों ने इंटीजर 5 डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर जे अगर हम लोगों ने सीधा क्या किया, इंटीजर n% j सिर्फ लिख दिया ना, तो ये नहीं चलेगा। ये क्या देगा आपको एरर, ये क्या बोलेगा, जब आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो ना तभी इसको वैल्यू भी असाइन कर दो, इनिशियलाइज कर दो उसको। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखता, सिर्फ इस तरह से लिख दिया n%b लिख देता, इंटीजर n%b, तो ये एरर जनरेट करेगा। ये क्या बोलेगा, भैया इसको किस वेरिएबल को एलियास करना है, उस वेरिएबल का नाम भी मुझे साथ में चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वंस अ रेफरेंस वेरिएबल हैज़ बीन रिफर टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल इट कैन नॉट रिफर टू एनी अदर वेरिएबल। यानी अगर एक बार मैंने b को रेफर कर दिया, b a को रेफर कर रहा है, तो उसके बाद b इक्वल्स टू c, b इक्वल्स टू d मैं लिखूंगा, मैं दूसरे किसी वेरिएबल को रिफर नहीं करा सकता। b अगर मैंने लिख दिया इनिशियलाइजेशन के टाइम पे कि b रिफर्स टू है, तो b पूरे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ a को रिफर करेगा। उसके बाद इट कैन क्रिएट अ रेफरेंस टू, ठीक है, अब पॉइंटर वेरिएबल को भी b रेफरेंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक रेफरेंस वेरिएबल किसी पॉइंटर वेरिएबल को रेफरेंस कर सकता है। इंटीजर पॉइंटर a ले लेते हैं, चलो इंटीजर a ले लेते हैं इक्वल्स टू, या चलो खाली इंटीजर पॉइंटर a लेते हैं, अब इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करते, तो आप इंटीजर n% p इक्वल्स टू a इस तरह से लिख सकते हो। यानी पॉइंटर a को रेफरेंस कर रहा है p वेरिएबल, लेकिन ये क्या है, पॉइंटर है, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अ रेफरेंस वेरिएबल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर अ पॉइंटर वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। देन अ वेरिएबल कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस इन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ देम इफेक्ट्स ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि एक ही वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंसिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि b पॉइंटिंग टू a c पॉइंटिंग टू b, किसी एक की वैल्यू चेंज करो, सभी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो, एन एरे ऑफ पॉइंटर इज अलाउड बट एरे ऑफ रेफरेंस इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो इंटीजर पॉइंटर p अगर आपने c में लिखा होगा, देखो याद है, तो आपने यहाँ पे क्या किया था, एक एरे ऑफ पॉइंटर क्रिएट किया था, सॉरी हाँ, एरे ऑफ पॉइंटर क्रिएट किया था यहाँ पे आपने। सो एक p नाम का एरे जिसमें 3 एलिमेंट्स हो, तीनों एलिमेंट्स किस टाइप के, पॉइंटर टाइप के, दिस वाज अलाउड एंड दिस इज अलाउड इन C एज वेल। बट आप इंटीजर n% p ऑफ 3 या p ऑफ 3 नॉट अलाउड, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस टाइप। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 2 and 4 मार्क्स इन एग्जाम्स। एक्सटर्नल एग्जाम्स डायरेक्टली बता रहा हूँ, इंटरनल एग्जाम्स के लिए, एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम अच्छे से समझ लेना। ओके ओके सर, नाउ हम लोग देखते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या देखिए, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अगेन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर 2 मार्क्स में पूछते हैं कभी कभी, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं बट पूछ सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, कॉलन डबल कॉलन। तो इसका एक बार यूसेज देखते हैं, एक बार डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर समझते हैं। तो पहली चीज़ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। देखो जो भी कोड ब्लॉक वगैरह यूज़ करें वो डॉट h मत लिखना, और एक लाइन लिखना यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये क्यों लिखते हैं, इसके बारे में इस बाद में डिस्कशन करेंगे, ये यूजिंग नेम स्पेस std क्यों लिखते हैं, ठीक है। और ये डॉट h नहीं लिखोगे तो चलेगा, एक्चुअली लिखना ही मत, कोड ब्लॉक या एक्लिप्स यूज़ कर रहे हो तो। नाउ वी आर डिक्लेयरिंग वॉइड मेन। अभी ये कोड ब्लॉक भैया बोलता है कंपल्सरीली इसको इंटीजर मेन ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इंटीजर मेन लिख देते हैं और रिटर्न करवा देते हैं 0। तो मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कोड ब्लॉक में। अगर आप या इक्लिप्स में आप C++ लिख रहे हो तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 45। अब मैं यहाँ पे i सी आउट करा लेता हूँ, लेस 1 i इक्वल्स टू सपोज प्लेस 1 i इक्वल्स टू i, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा,
सिंपल है, 45 आएगा। इसका आउटपुट क्या आया, प्लेस 1 i इक्वल्स टू 45। अब मैं अगर फिर से i डिक्लेयर करने जाऊँ, देखो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि C++ में आप जहाँ चाहो वहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर x, देखो कोई एरर नहीं देगा। C में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक i डिक्लेयर करने जाऊँ तो ये मुझे क्या एक मस्त एरर देगा, क्या देगा, री डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर i, यानी इंटीजर i आप फिर से डिक्लेयर कर रहे हो, भैया ऊपर हो चुका है, कहाँ से डिक्लेयर कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे अगर किसी को लास्ट सेमेस्टर्स में या सी में अगर पढ़ा होगा तो स्कोप था, किसी भी वेरिएबल का स्कोप होता है, तो किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का स्कोप क्या आता है, दिस कर्ली ब्रैकेट्स आर द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक वेरिएबल। तो यहाँ पे आई का जो स्कोप है वो क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्कोप हो गया। अब मैंने और दो कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए और इसमें एक इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सो नाउ दोनों आई अब डिफरेंट हो गए। देखो मैंने अभी कोई एरर नहीं आएगा, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, ब्रैकेट लगा दिया तो एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि इन ब्रैकेट के अंदर का जो आई है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रैकेट आई आउटसाइड द ब्रैकेट्स। अगर यहाँ पे मैं आई एक्सेस करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी है 45, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ तो 55। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप आई एक्सेस करो तो ये आई एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये वाला आई डिफरेंट है। इस ब्रैकेट के लिए अगर मैं बात करूँगा तो आई की वैल्यू कितनी है 55। इस ब्रैकेट के अंदर आई की वैल्यू कितनी है 55। लेट अस प्रिंट सी आउट, कुछ अच्छा सा नाम देते हैं प्लेस की जगह, पॉइंट ले लेते हैं 0.1, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 0.2। अब यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 55, बिकॉज ये ब्रैकेट के लिए, इन ब्रैकेट के लिए ये आई क्या है, लोकल वेरिएबल है। इन ब्रैकेट्स के लिए आई क्या है, लोकल वेरिएबल है। जबकि अगर आप देखने जाओ तो ये वाला जो आई इन ब्रैकेट्स के लिए क्या है, ग्लोबल है। थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, बट समझना ट्राई करो। ये जो ब्रैकेट्स है इनके अंदर ये आई जो है ये लोकल वेरिएबल है, यानी इतने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये वाला आई दिखता है इन ब्रैकेट्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है जिसके अंदर लाइक ले लेते हैं कि 2 शाहरुख है, ठीक है। एक क्लास, एक सेमेस्टर 6 में और एक सेमेस्टर 2 में। तो जब आप सेमेस्टर 2 की क्लास में बैठे हो तो दिस इज़ अ शॉर्टर क्लास। सेमेस्टर 2 की क्लास में आप बोलते हो शाहरुख, तो सेमेस्टर 2 क्लास का ही शाहरुख आएगा ना। तो उसी तरीके से जब आप ब्रैकेट के अंदर हो और आई को एक्सेस कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, उस ब्रैकेट के अंदर का ही आई आएगा, ठीक है। लेकिन अब जब वहाँ पे इस ब्रैकेट से बाहर निकल के किसी दूसरी क्लास में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इस ब्रैकेट से बाहर निकल के 0.3 पे आई प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आएगी। सो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आई की वैल्यू 45 आनी चाहिए, यहाँ पे फिर प्रिंट कराऊंगा तो 55 आनी चाहिए, और यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो कितनी आनी चाहिए, वापस 45, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए, यहाँ पे ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए। तो यहाँ जो आई है, ये जो आई है ये अपने ब्रैकेट यानी अपने स्कोप वाला आई को एक्सेस करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। हैंडल दे देता हूँ, ओके। so this is, let us run this program। so देखो फर्स्ट टाइम 45, देन 55, अंदर क्या आया 55 और फिर 45, ओके। एक बार लिख के फिर से रन करता हूँ। देखो अंदर 0.1 पे 45, 0.2 पे 55, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट के अंदर आई प्रिंट करवा रहे हैं। फिर जब भी इन दोनों ब्रैकेट के बाहर प्रिंट करवाओगे तो ओरिजिनल आई जो है हमारा ग्लोबल आई है उसकी वैल्यू आएगी, दैट इज 45। नाउ अभी क्या है कि मुझे आप बोलोगे कि सर ये जो बाहर वाला आई है इसको भी इसके अंदर किसी तरह से एक्सेस करना है। तो देखो वो डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेंगे x,
ठीक है, एक देखो ये समझने से पहले एक मिनट ये समझो कि सपोज कि यहाँ पे पॉइंट टू के पहले मैंने आई डिक्लेयर नहीं किया, इस इनर ब्लॉक के अंदर, ये जो इनर ब्लॉक है इसके अंदर मैंने आई डिक्लेयर नहीं किया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 45 45 45, इसका आउटपुट क्या आएगा 45, क्योंकि मैंने अगर इनर ब्लॉक के अंदर, अभी भी इनर ब्लॉक तो है ही, तो इनर ब्लॉक के अंदर अगर मैं आई डिक्लेयर नहीं करता, वो वेरिएबल हमारा डिक्लेयर नहीं करूँगा, तो वो आउटर ब्लॉक की वैल्यू ले लेगा। फिर से एक बार, अगर मैंने इनर वेरिएबल में आई डिक्लेयर नहीं किया है तो ये जो आई है ये किसकी वैल्यू ले लेगा, आउटर ब्लॉक के आई की, दैट इज़ 45। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आई डिक्लेयर कर दिया, तो ये हमेशा किसकी वैल्यू लेगा, जो अपना इनर ब्लॉक का आई है सिर्फ उसी की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए लेगा। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे कि सर हम लोगों को ये आउटर ब्लॉक की भी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर, फॉर एग्जांपल ले लेते के या एक्स ले लेते हैं, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू आई, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू आई दे दिया। तो अभी अगर आप लोग यहाँ तक देखो, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपने आई डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसको आई की वैल्यू प्रिंट करवा दिया आपने पॉइंट 1 पे, फिर उसके बाद आप इनर ब्लॉक में आए, फिर आपने एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, दैट इज आपने एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हो आई की, तो यहाँ तक तो कोई आई डिक्लेयर है ही नहीं ना, यहाँ पे कोई आई है एट दिस मोमेंट, अभी करंटली कोई आई है नहीं, तो ये कौन सा इनर ब्लॉक के अंदर की बात करूँ, ठीक है, इनर ब्लॉक के अंदर कोई आई है नहीं, तो ये कौन सा आई की वैल्यू ले लेगा 45, यानी ऊपर वाला आई की, जो आपका मेन आई है ना उसकी वैल्यू लेगा, आउटर ब्लॉक की आई की वैल्यू लेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। फिर उसके बाद आप एक नया आई डिक्लेयर कर रहे हो, अब इसके बाद जब भी आप आई लिखोगे तो कंपल्सरीली कौन से आई की वैल्यू आएगी, जो इनर ब्लॉक का आई है वो। तो लेट अस अगेन सी आउट 0.4 आई इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे हमको एक्स प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग कि 45 वैल्यू आनी चाहिए। सो लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी यहाँ पे भी x की वैल्यू 45 आ रही है। हाँ, आई में हम लोगों ने नाम में आई प्रिंट किया है, यू कैन प्रिंट x ऑल्सो, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू जो आपको प्रिंट करवाना है। देखो 0.1 2 4 and 3। अभी एक और चीज़ होती है, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल्स याद हो तो ग्लोबल वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के नहीं, हम लोग सीधा ये हैश इंक्लूड वगैरह वगैरह के बारे में सीधा इसके बाद जो सीधा लिख देते हैं ना, वो होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, यानी किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होते, वो सभी फंक्शंस के ऊपर लिख देते हैं। इससे क्या होता है, वो वॉइड मेन, वॉइड सम, वॉइड डिलीट वगैरह सारे फंक्शंस के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। आई अब क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। अब ये सभी फंक्शंस भी हो सकता है, जितने चाहे उतने फंक्शंस में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं 101 दे देता हूँ। तो अगर अभी आई है, एक ग्लोबल आई भी है हमारे पास, दिस इज़ अ ग्लोबल आई, इतना याद रखना। तो जब भी मैं अभी प्रिंट करवा रहा हूँ तो 45 55 45 45 यानी लोकल वैल्यूज़ ही आ रही है, आई की कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, लोकल वैल्यूज़ आ रही है। लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर ग्लोबल वाला आई चाहिए, कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में, पूरे वॉइड मेन में कहीं पे भी मुझे ग्लोबल वाला आई की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.5, आई इक्वल्स टू, तो मैं लिखता हूँ कॉलन कॉलन आई, ठीक है। तो याद रखना कॉलन कॉलन आई सिर्फ और सिर्फ आपके ग्लोबल वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है, सीधा ग्लोबल यानी जो वॉइड मेन की भी पहले लिखे होंगे। सो देखो यहाँ पे क्या आया 101, कॉलन कॉलन लिखने से क्या आ रहा है, सीधा ग्लोबल वेरिएबल यानी 101 को एक्सेस कर रहा है, ग्लोबल वाले वेरिएबल को। अब यही सेम चीज़ मैं इनर ब्लॉक में भी ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं 0.6 का नाम दे देता हूँ, और ये इनर ब्लॉक ख़त्म होने के बाद यानी आउटर ब्लॉक के अंदर 0.7 नाम दे देता हूँ। तो देखो जहाँ पे भी आपने कॉलन कॉलन आई लिखा होगा ना, ये कॉलन कॉलन आई स्कोप रिजोल्यूशन आई हमेशा इस ग्लोबल आई को टारगेट करेगा। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे 0.5 0.6 और 0.7 पे वैल्यू क्या आएगी 101। तो यू कैन सी 0.7 101, 0.6 101 एंड 0.5 101। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। आप किसी भी एक स्कोप के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, जिसमें न्यू और डिलीट ऑपरेटर होगा। कैलॉग मैलॉग के साथ उनका कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि विच वन इज़ बैड, विच वन इज़ गुड, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलॉग एंड न्यू। और उसके साथ साथ हम लोग एरेज देखेंगे, एरेज इन C++, और डायनेमिक लेंथ के एरे किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग न्यू इन C++। ओके।